कमोडिटी फटाफट वीकेंड स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और आज हम बात करेंगे सोने चांदी की कीमतों की। कौन से फैक्टर्स यहां पर सोने और चांदी की कीमतों को ड्राइव कर रहे हैं, साथ ही इस हफ्ते सोने और चांदी का ट्रेंड कैसा रहा, आने वाले हफ्तों में कीमतों में क्या रुख देखने को मिलेगा और कितनी गिरावट यहां से गहराती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही MCX में गोल्ड और सिल्वर मार्जिन्स बढ़ने की जो खबर आई है उसका कितना असर आने वाले दिनों में कीमतों पर देखने को मिलेगा। गोल्ड और सिल्वर ETF पर भी आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वहीं दर्शकों के सवालों का भी खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा और उनके सवालों के जवाब भी हम अपने कमोडिटी एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर देंगे। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं 3 दिग्गज एक्सपर्ट्स और उन तीनों से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। नेशनल सेक्रेटरी AIJG बट ETF विदाउट MTF फंडिंग और थ्रू फिजिकल्स के लिए वो सिल्वर और गोल्ड दोनों को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट 1-2 महीने के लिए तो कंसोलिडेशन चलेगा। इन वर्स्ट केस अगर ऐसा होता है कि यूएस में जो AI सेल ऑफ लास्ट 3 दिन से चल रहा है AI स्टॉक्स में, अगर वो और फर्दर डीपन होता है तो मेटल्स में भी सेल ऑफ आएगा, तो उसमें हो सकता है वो टेम्पोरली एक बार 60 के नीचे भी चले जाए, पर सस्टेन नहीं करेगा। तो इसके लिए इन्वेस्टर्स का मार्केट है जिनके पास पेशेंस है। अभी T20 खेलने का मार्केट ये है नहीं, तो traders should stay out and investors should capitalize both gold and silver. बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो बाज़ार है यहाँ पर आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। ट्रेडर्स को फ़िलहाल इस वॉलेटाइल मार्केट से दूर रहने की सलाह है, लेकिन आप निवेशक के लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न चाहते हैं, लंबी अवधि में निवेश करना चाहते हैं, तो अभी भी यहाँ पर अच्छे फंडामेंटल्स अनिंदित जी बता रहे हैं कि यहाँ पर आते हुए नज़र आएंगे। नितिन जी, आपको क्या लगता है? MCX पर हमने देखा सोने में इस हफ्ते करीबन 4% की गिरावट रही, एक महीने में 7% की तेज़ी, और जितना गेन इस साल में हमने आता हुआ देखा था, सब कुछ अब वाइप आउट होता हुआ यहाँ पर नजर आया। 6 महीनों में 45% तक यहाँ पर सोने के दाम चढ़ गए थे और इस साल 9% तक की तेजी यहाँ पर नजर आई। किन खबरों का असर यहाँ पर सबसे ज्यादा देखने को मिला? तो देखिए, अमेरिका में जो जॉब डेटा, जो लेबर डेटा यहाँ पर आया, वो 2009 के बाद से सबसे ज्यादा जॉब कटौती यहाँ पर देखने को मिली। शुरुआती जॉबलेस क्लेम्स यहाँ पर बढ़कर देखिए 2.31 लाख पर पहुंच गए, जो कि कमजोरी के संकेत को दर्शाते हैं। साथ ही पेरोल डेटा के जो नंबर्स आए थे वो भी अनुमान से काफी कमजोर रहे। लेबर मार्केट को लेकर चिंताएं बढ़ गई है और जो फेड के नए चेयरमैन अब नियुक्त होकर आए हैं, केविन वॉश, अब उनसे जो रेट कट की उम्मीद बाजार लगा रहा था, वहां पर भी थोड़ी सी नरमी आती हुई नजर आई। हो सकता है कि उस तरह के अग्रेसिव रेट कट अभी फिलहाल यहाँ पर ना देखने को मिले। इन सब के अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन अपनी जगह बरकरार है। US ईरान, US रशिया वियतनाम या रशिया यूक्रेन की बात कर ले तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। सोने में पर्टिकुलरली आप क्या देख रहे हैं? क्या सिल्वर से कंपैरेटिवली सोना आपको ज़्यादा यहाँ पर सेफ लगता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? कौन से लेवल्स आपको नज़र आ रहे हैं आने वाले दिनों में? थैंक यू तन्वी जी। देखिए, एक फेमस सेइंग है दैट बुल मार्केट डोंट डाई फ्रॉम करेक्शंस, दे डाई फ्रॉम एक्सेस, लीवरेज एंड ब्लाइंड कंसेंसस। तो जो एक्सेस, लीवरेज और ब्लाइंड कंसेंसस बन चुके थे सिल्वर में, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि गोल्ड की अभी एक्सपायरी थी और 4.5% का रिटर्न कैलेंडर स्प्रेड में मिल रहा था कि आप अगर करंट कॉन्ट्रैक्ट को बाय करके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट सेल कर देते तो एब्सोल्यूट रिटर्न 4.5% हो रहा था और मंथली रिटर्न वाज 2.25%। तो जब हम लोगों को समझा रहे थे कि 2.25% आपको मिल रहा है, आप ले लो, तो लोग कहते थे गजब आदमी हो यार, कहीं भी सिल्वर को बाय कर लो, वैसे ही 2-2.25% दिन का मिल जाता, तो पूरे महीने के लिए 2.25% पे हम क्यों इन्वेस्ट करें, क्यों पैसा हम चांदी में डालें। तो देखिए, इस तरह का थॉट प्रोसेस जब भी किसी भी पर्टिकुलर एसेट क्लास में आ जाता है, किसी भी शेयर के अंदर आ जाता है, किसी भी स्क्रिप्ट के अंदर आ जाता है, तो उसमें ये तो तय है कि मतलब घंटी जो है बिल्ली के गले में बंध चुकी है, अब ये बजने वाली है। तो अब हर आदमी को लगता है कि मेरी पोजीशन निकल जाएगी तब ये बजेगी, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, फोमो के तहत जो लेट एंट्रेंट होते हैं या लेट ट्रेडर्स होते हैं, लेट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इसमें फंस जाते हैं।
कमिंग बैक आगे की क्या प्रोबेबिलिटीज है, देखिए फंडामेंटल्स कहीं भी चेंज नहीं हुए। 85 के से 125 तक की जो रैली थी सिल्वर में, या 120 तक की, वो हमने देखी थी शॉर्ट पोजीशंस जो माइनर्स ने अपनी कैश फ्लो की वजह से कट करी थी, और इसके अलावा भी जो बड़े शॉर्ट पोजीशंस थे वो कट हुए। और उसके बाद क्या हुआ कि चाइना में अगर हम बात करें तो बियान जिमिंग करके एक ट्रेडर है, कल ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि 450 टन चांदी इन्होंने शॉर्ट कर रखी है, जबकि शंघाई का टोटल स्टॉक जो है वो 405 टन का है। तो इसके अलावा 6 ग्रुप थे चाइना में जिन्होंने अपनी ट्रेडिंग लिमिट से ज्यादा उन्होंने शॉर्ट किया, और ये कारण था कि हमने सेलिंग पोजीशंस बहुत ज्यादा बनते हुए देखी, और एक पैनिक जो है वो चांदी के अंदर क्रिएट हो गया। आगे की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि भारतीय बाजारों में 2 लाख से 3 लाख की रेंज चांदी की रहने वाली है। गोल्ड इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि गोल्ड के अंदर उतना एक्सेसिव लीवरेज जो है वो नहीं बना था जितना चांदी में था। और गोल्ड को अगर हम देखेंगे तो दिसंबर लास्ट वीक और जनवरी दोनों में जो इसका लो था वो 137-138,000 के आसपास था, जो कि ब्रेक नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है गोल्ड ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, और सिल्वर जो है इट इज नाउ ट्रेडर्स थिंग। ट्रेडर्स अगर इसमें काम करेंगे तो 2 से 3 लाख रुपए के बीच में ट्रेड करते हुए मिल जाएगी। जो ईटीएफ या फिजिकल के इन्वेस्टर हैं उनको इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिकॉज ये 2 या 3 महीने का पैनिक है, फंडामेंटल स्टोरीज इंटैक्ट है, उनको अपने प्राइजेस जल्दी मिल जाएंगे और वो वापस आ जाएंगे। मार्जिन और लीवरेज के अंदर जो काम करते हैं, देखिए आज 70-72% का मार्जिन हो चुका है एक्सचेंजेस के अंदर, तो बायर जो है वो इतनी जल्दी हिलने वाला नहीं है जो 70% मार्जिन पे करके ले रहा है। और फिर भी मुझे लगता है अगर ईटीएफ की बात करें तो ईटीएफ फिर भी आप 30% मार्जिन पे प्ले करते हो, तो वहां पे मुझे ये रिस्क जरूर लगता है कि ईटीएफ में कभी भी अगर मान लीजिए 30% की वजह से सेल ऑफ आता है तो ईटीएफ में थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो सकता है। तन्वी जी। हम्म, ठीक है, बिल्कुल नितिन जी, सही बात कहने हैं आपकी। और मेरा एक और सवाल नितिन जी आपसे ही रहेगा कि जिस तरह से आपने बात की, अनिंद जी ने भी बात की कि फोमो में अब लोगों ने ले लिया है। जिन निवेशकों को ये फोमो हुआ, काफ़ी निवेशक यहाँ पर सतर्क हो गए, लेकिन कहीं को ऐसा लगा कि यार अगर नहीं लिया इन वक्त पे तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में और बड़े लेवल्स यहाँ पर चांदी में आते हुए नजर आए। अब जिन लोगों ने खरीद लिया है ऊपरी स्तरों पर, उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? क्या वो बने रहिए? क्योंकि उनकी तो बड़ी चिंता बन गई ना, एक बड़ा करेक्शन आता हुआ नजर आ गया। क्या आने वाले दिनों में अगर मैं अगले 3 से 6 महीने की बात करूं तो जितना हमने अभी पिछले महीनों में देखा है, चांदी की स्पेशली बात करें, जितनी बड़ी रिकॉर्ड रैली देखी, क्या आप देख रहे हैं 3 से 6 महीने में आते हुए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर जो होगा विच विल स्टार्ट फ्रॉम April 1, हम देखेंगे कि एआई स्टॉक्स को लेके जो आनंद सर ने बात करी, वो नेगेटिविटी भी जो है वो काफी हद तक खत्म हो जाएगी। और प्लस क्रिप्टो में जिस तरीके से मार्जिन इंपैक्ट आया वो दूसरे एसेट क्लासेस में लास्ट 14 तारीख से अब तक बात करें तो $1 ट्रिलियन जो है वो वाइप आउट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये सारा कुछ इस क्वार्टर में खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्वार्टर इज गोइंग टू बी गुड। जिन्होंने ईटीएफ या फिजिकल में इन्वेस्ट कर रखा है और जो अब डर रहे हैं, मेरी उनको सिर्फ एक ही सलाह है कि आप पॉसिबल हो सके तो फरवरी और मार्च में जो प्राइसेस है उनको ना देखें। 15 फरवरी के बाद मुझे लगता है चीजें ठीक होने लगेंगी, लेकिन जितना 15-20 दिन अगर आप प्राइस नहीं देखेंगे तो आपका जो फियर है वो जो है वो बाहर रहेगा। और बाकी ट्रेडर्स को मेरी एक ही सलाह है कि बाय द फियर सेल द ग्रीड, दिस इज द मैक्सिमम फियर टाइम। अगर आप ब्लूमबर्ग का ग्रीड एंड फियर इंडेक्स देखेंगे तो वो भी 12 पे पॉइंट की वैल्यू पे आ रहा है, जो बता रहा है कि एक्सट्रीम फियर है। तो एक्सट्रीम फियर पे जब भी हम मार्केट्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कि 20 या 25 दिन के बाद जो है एक अच्छी रिकवरी हमें हमेशा दिखाई देती है। ठीक है, तो फंडामेंटल्स मजबूत है और आने वाले दिनों में फिर से अच्छी रिकवरी यहाँ पर आप आते हुए देख रहे हैं। भाविक सर, आपकी क्या सलाह होगी? जिस तरह की रैली और उसके बाद एक बड़ा करेक्शन सोने और चांदी दोनों में आता हुआ नजर आया, आपको भी लगता है कि फंडामेंटल्स यहाँ पर अभी भी मजबूत है, जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो अभी भी बरकरार है और आने वाले दिनों में फिर से हम एक बाउंस बैक सोने और चांदी में आते हुए देखेंगे? कौन से लेवल्स आप देख रहे हैं यहाँ से आते हुए? नमस्कार तृप्ति जी। देखिए ये नमस्कार सर। सही है क्योंकि 4 दिन में हम देख रहे हैं कि 4 दिन में कोई फंडामेंटल फैक्टर्स चेंज नहीं हुए। इनफैक्ट लास्ट वीक के जो फंडामेंटल फैक्टर्स और ये वीक के फंडामेंटल फैक्टर्स है वहीं के वहीं है। ना ही चांदी और सोने में डिमांड जो है वो रातों रात कम हुई है, ना ही माइनिंग में कोई सप्लाई इश्यू आया है। बट ये जैसे हमने देखा था कि नवंबर से जो जनवरी तक की जो रैली थी वो ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो गई थी। और यूजुअली हमने देखा है कि जब जब इतनी वैल्यू ओवर स्ट्रेच होती है बट
ट्रेड जो होता है वो बहुत क्राउडेड होता है, फियर ऑफ फोमो होता है, तो वहां से कहीं ना कहीं तो सेलिंग आती है, और यही हमने देखा कि जो काफी लिवरेज पोजीशंस थे वो अनवाइंड हुए। तो मैं बोलूंगा कि इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ पोजीशनिंग, जहाँ पे पोजीशनिंग हम देख रहे थे बहुत बाय साइड थे, तो अभी अगर देखें तो काफी फ्रॉड सारी निकल चुकी है। अगर मुझे लग रहा है कि कौन सी वैल्यू सही है सोने और चांदी में, तो आई वुड से कि इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है बिटवीन 60 टू 65 आता है तो वो अच्छी वैल्यू रहेगी। जो सिल्वर में हमारे यहाँ में भी बिटवीन 180 टू 2 लाख की, और सोने की बात करें तो मुझे लग रहा है 4300 से 4200 का जो लेवल है वो काफ़ी स्ट्रांग है। आई थिंक इट इज़ अ वैल्यू, वहाँ पे एक्चुअली अगर आता है तो बाय कर सकते हैं। और हमारे यहाँ एमसीएक्स में अगर देखें तो आई वुड से कि 148 से 149 के बीच में। और जैसे बनर्जी साहब ने भी बताया, आई थिंक ये अभी T20 के खेलने जैसे नहीं है कि जहाँ पे आप आउट हो सकते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है कि अगर ट्रेडर कोई भी ट्रेड करेगा तो एटलीस्ट स्टॉप लॉस उसका होगा बहुत हाई वॉलेटिलिटी। बट अगर कोई संभाल के खेलता है, जैसे अगर आप एक्यूमुलेट करते हो ईटीएफ या कोई भी डिप पे आप फिजिकल बाइंग करते हो, तो एक्सपेक्टेड है क्योंकि फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुए, ये जस्ट एक्सेस फ्रॉथ है वो निकल जाएगी। तो उसके बाद आगे जाके अगर हम देखेंगे तो अच्छे खासे रिटर्न है। तो आई थिंक जिन लोगों ने रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया, जो रह गए हैं, आई थिंक उनको यहाँ से एक्यूमुलेट करना शुरू करना चाहिए। बिल्कुल, तो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, फोमो हुआ आपको लेकिन आप फिर भी सतर्क हो गए, अब आपके लिए यहाँ पर लेवल्स बन रहे हैं, इन लेवल्स पर आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं सोने और चांदी दोनों पर। चलिए, एमसीएक्स में गोल्ड और सिल्वर के मार्जिन्स यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। एमसीएक्स ने गोल्ड और सिल्वर दोनों पर अपना मार्जिन बढ़ाया है। गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर 29.46% के मार्जिन बढ़े हैं। गोल्ड मिनी पर अब कुल मार्जिन 27.56% हुआ है, और जो सबसे ज़्यादा मार्जिन बढ़ाया गया है वो सिल्वर पर बढ़ाया गया है। कुल मार्जिन बढ़कर 72.80% यहाँ पर हो गया है। सिल्वर मिनी की बात करें तो यहाँ पर भी 70.27% के मार्जिन अब यहाँ पर आते हुए नजर आए। मार्जिन बढ़ने से ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा पैसा ब्लॉक करना होगा। छोटे ट्रेडर्स की जो पोजीशन लेने की क्षमता है वो यहाँ पर कम हो सकती है। साथ ही वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए मार्जिन्स बढ़ाने का फैसला यहाँ पर लिया गया है, और सबसे ज़्यादा जो वॉलेटिलिटी थी वो हमने लगातार सिल्वर में देखी, जिसकी वजह से जो मार्जिन सबसे ज़्यादा बढ़े हैं वो सिल्वर पर बढ़े हैं। अनिंद्य सर, एक्सचेंज के मार्जिन बढ़ाने से क्या अब यहाँ पे स्पेकुलेटर्स दूर होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? एक्चुअली ये जो एक्सचेंज का इंक्रीज ऑफ मार्जिन है, यस, जो स्मॉल स्पेकुलेटर्स है वो ऑलमोस्ट आउट हो चुके हैं, स्पेशली सिल्वर में। क्योंकि जब करीब करीब 75% का मार्जिन हो जाता है तो वो ऑलमोस्ट फ्यूचर से स्पॉट एक्सचेंज बन जाता है। तो उससे बेटर है कोई ईटीएफ में उसको खरीद ले। तो आई थिंक एक्सचेंज का शायद ये सोच के किया हुआ कि ये एक रिस्क मैनेजमेंट है, क्योंकि इस वॉलेटिलिटी में जो आपका ओवरऑल स्पेकुलेटर्स है, जो स्मॉल स्पेकुलेटर्स है, उनके लिए काफी खतरनाक हो जाता है ऐसा सिचुएशन। तो आई थिंक इट्स मतलब उस हिसाब से इट्स अ गुड मूव। बट जो हेजर्स है मार्केट में, उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है अपफ्रंट इतना मार्जिन देना। सो दैट इज अ ट्रेड ऑफ। बट ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, ये शायद कुछ 1-2 हफ्ता और कंटिन्यू रहेगा। तो जैसे ही प्राइसेस में वॉलेटिलिटी कम होगा तो एक्सचेंज भी अपना मार्जिन रिड्यूस करेगा। वॉलीटिलिटी अगर कम होती है तो एक्सचेंज भी यहाँ पर फिर से मार्जिन्स रिड्यूस कर सकता है। नितिन जी, आपको क्या लगता है, क्या सिल्वर की वॉलीटिलिटी देखते हुए इतने बड़ी मात्रा में मार्जिन्स यहाँ पर बढ़ाए गए हैं, तो क्या इससे आगे जाके पार्टिसिपेशन थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा? डेफिनेटली मैडम, पार्टिसिपेशन कम होगा। आज मैं एज अ मान लीजिए सिल्वर मैन्युफैक्चरर हूँ और मुझे अपनी पोजीशंस को हेज करना है, तो मुझे 200% वर्किंग कैपिटल चाहिए। पहले तो 100% मुझे अपने गुड्स खरीदने हैं, फिर उसके बाद मान लीजिए मुझे M6 में हेज करने जाना है तो 75% मुझे अपफ्रंट मार्जिन देना है और 10-15% मुझे मार्क टू मार्केट के लिए रखना है। तो इतनी हैवी मार्जिन के ऊपर कोई भी जो सिल्वर का मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, डीलर है या सिल्वर का जूलर है, वो अपनी पोजीशंस को हेज नहीं कर पाता है एक्सचेंज के अंदर। और वहां पे प्राइस रिस्क मैनेजमेंट जिसके लिए एक्सचेंज बना है, उसका कॉन्सेप्ट पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो आई थिंक यहाँ पे चूंकि एक्सचेंज पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट बनाता है कि हेजिंग पार्टिसिपेशंस कितना है, एफपीआई कितना है और बाकी इंस्टीट्यूशंस कितने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली जो पार्टिसिपेशन वाइज मार्जिन है वो अब इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। ना कि आप अपने आप को सेव करने के लिए आप पूरे पूरे के पूरे जो वैल्यू सिस्टम है या वैल्यू चेन है, आप उसको बलि का बकरा नहीं बना सकते।
बिल्कुल नितिन जी, सही बात है आपकी। भाविक जी, आप बताइए, जिस तरह के मार्जिन्स यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर पे बढ़ाए गए हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में मार्जिन्स का इम्पैक्ट कीमतों पर नजर आएगा? देखिए, ये मार्जिन हमने अकेले ने नहीं बनाया। इनफैक्ट अगर हम देखें तो शंघाई ने भी जब रैली चल रही थी सिल्वर और गोल्ड की, और कॉमेक्स में भी, तो वहाँ पे ज़्यादा पार्टिसिपेशन कम करने के लिए, एटलीस्ट जो ओवर लेवरेज पोजीशन है वो कम करने के लिए एक लगातार मार्जिन, इनफैक्ट पहली बार हमने देखा कि कॉमेक्स में एक हफ्ते में 2 बार सिल्वर की मार्जिन बढ़ाई है। यूजुअली इतनी नहीं होती, बट तब वॉलेटिलिटी और रैली इतनी थी, और तभी वो एक्सचेंज ट्राई कर रहे थे कि आगे जाके भी पार्टिसिपेशन कम हो, कहीं ना कहीं थोड़ी वॉलेटिलिटी कम हो। तो अभी अगर हम एमसीएक्स में देखें तो क्योंकि इतनी हाई मार्जिन हो गई है, तो वॉल्यूम देखे बहुत ड्राई हो चुका है। सारे स्पेकुलेटर्स है वो काफ़ी सारे निकल ही गए हैं, और जैसे बताया कि अभी जो हेजर्स है उन लोगों को तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो लोग इतना अपफ्रंट मार्जिन नहीं पे कर सकते और कैपिटल अपनी इतनी डिप्लॉय नहीं कर सकते हेज करने के लिए। तो आई थिंक जब तक वॉलेटिलिटी कम नहीं होगी तब तक मुझे लग रहा है ये ब्लैंकेट मार्जिन जो बैंड है, जो हाई किया है, आई थिंक वो हाइक रहेगा कहीं ना कहीं। यूजुअली एक्सचेंज का यही एक हम बोल सकते हैं आइडिया रहता है कि मार्जिन हाइक करने से थोड़ी पार्टिसिपेशन कम हो गई, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो कम हो सकते हैं। बट वो देखना है, बट अभी के लिए लग रहा है कि एटलीस्ट 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए इतनी वॉलेटिलिटी रहेगी, तभी हाइक जो है वो रहेगा। यहाँ पर यही रहता है एक्सचेंज का कि अगर यहाँ पर मार्जिन्स बढ़ा दिए गए तो थोड़ा पार्टिसिपेशन कम होगा, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट इस वक्त बुलियन मार्केट बना हुआ है। चलिए अब ईटीएफ की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जिस तरह से बुलियंस में यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि गिरावट देखने को मिल रही है पिछले 2-3 दिनों से, उसका इम्पैक्ट ईटीएफ्स पर भी आ रहा है। ईटीएफ्स में भी हम बड़ी गिरावट देख रहे हैं। सिल्वर ईटीएफ 21% तक करीबन यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया। वहीं गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर भी 7% तक की गिरावट दर्ज हुई है। एक्सिस सिल्वर ईटीएफ सबसे ज्यादा टूटा है और करीब 275 रुपए से गिरकर ये 216 तक निचले स्तर पे आ गया है। डीएसपी, एसबीआई, कोटक सिल्वर ईटीएफ यहाँ पर भी 16 से 17% तक की गिरावट रही है। और इससे एक दिन पहले हमने अच्छी 9% की तेजी ईटीएफ्स में आते हुए देखी थी, लेकिन जिस तरह का इम्पैक्ट, जिस तरह के हालात बने, उसके बाद यहाँ पर ईटीएफ्स में भी काफी बड़ी गिरावट आती हुई। एडलवीज का इम्पैक्ट देखिए, यहाँ पर 8% की गिरावट रही। आदित्य बिरला सन लाइफ 8% तक फिसल गया। एसबीआई, एचडीएफसी, जीरोधा, यूटीआई और टाटा सिल्वर ईटीएफ, लगभग सारे ही ईटीएफ्स में बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। नितिन जी, क्या लगता है आपको, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ खरीदने का क्या ये सही समय है, या अभी थोड़ी स्टेबिलिटी, थोड़ी स्थिरता यहाँ पर आने दे, उसके बाद ही फिर यहाँ पर एंट्री ली जाए? मैडम, मेरा मानना है कि अगर सपोज मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में डालने हैं, तो आप उसको सबसे पहले तो गोल्ड और सिल्वर में एलोकेट कर लें कि दैट 65% यू कैन पुट इन गोल्ड एंड 35% यू कैन पुट इन सिल्वर। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि इस पूरे 10 लाख को आप 20 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 50,000 रुपीज डेली का होता है, तो अगर आप 50,000 रुपीज डेली के हिसाब से आप अगर पैसा डालते हो 7 या 8 मार्च तक, तो जैसे ये तब तक ये वोलेटिलिटी भी काफी खत्म हो जाएगी और आपका जो एवरेजिंग है वो भी आ जाएगा, एंड यू विल नॉट बी अफ्रेड कि पूरा पैसा मतलब भाव अगर ज्यादा घट गए तो क्या होगा। अगर भाव नीचे आएंगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और मुझे लगता है अप्रैल, नेक्स्ट क्वार्टर जो होगा, अप्रैल 1 से जब बाजार रिबाउंड करना शुरू करेगा या 25 मार्च के बाद से, तो उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा ईटीएफ इन्वेस्टर को ही उस केस में मिलेगा। ठीक है। अनिंदित सर, आपको क्या लगता है लॉन्ग टर्म के नज़रिए से क्या ये सही वक्त है ईटीएफ में एंट्री का? लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना हुआ तो क्या अभी भी बड़ी गिरावट का यहाँ पर इंतज़ार करना चाहिए? साथ ही एक और सवाल मेरा ये भी रहेगा कि जिन लोगों के पोर्टफोलियो में एलोकेट है, जिन लोगों के पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, अब आप बताइए कितना परसेंटेज होना चाहिए यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ का? राइट। देखिए, जो गोल्ड और सिल्वर का एलोकेशन है टू द ओवरऑल फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, हम लोग ऑलवेज फ्रॉम 2024 हम लोग सजेस्ट कर रहे थे 20 से 30% का टोटल एलोकेशन। उसमें अगर मैं उस 20 से 30% का पीस को फर्दर एलोकेट करता हूँ बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि हम लोग एक मॉनेटरी रीसेट के इरा में हैं, तो गोल्ड इज अ लेस वॉलेटाइल मेटल क्योंकि वो प्योर मॉनेटरी मेटल है। सिल्वर मॉनेटरी भी है, इंडस्ट्रियल भी है। तो इंडस्ट्रियल पार्ट जो है वो वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है। तो इसके लिए उसमें आपका 60-40 का एक रेशियो होना चाहिए, 60% गोल्ड और 40% सिल्वर, जो बुलियन का एलोकेशन है।
तो ETF एक जरिया है, और दूसरा आपका जरिया है फिजिकल, क्योंकि फ्यूचर्स इज फॉर ओनली ट्रेडिंग। और ETF में एक्चुअली हुआ क्या है कि ETF एक पॉइंट में मेनी ऑफ द ETF जब ये यूफोरिया था मार्केट में, तो दे वर ट्रेडिंग अबव द नैव। तो मार्जिन फंडिंग में काफी ETF का यूज हुआ था। इनफैक्ट आई थिंक ETF वाज द नंबर 1 स्टॉक। तो मार्जिन फंडिंग में था, तो वो जैसे ही लेवरेज का लिक्विडेशन हुआ तो उसका इम्पैक्ट ETF में, एंड इट वेंट इनटू सिग्निफिकेंट डिस्काउंट टू नैव एक एक टाइम, जैसे लास्ट मंडे जो हुआ था। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, और जो नितिन जी ने जो स्ट्रेटजी बताया, दैट्स अ फैंटास्टिक स्ट्रेटजी कि आपका जो डेली एवरेजिंग हो या वीकली एवरेजिंग हो, आप वो कर सकते हो, मतलब एक SIP की तरह। तो ये जो वॉलेटिलिटी है उसका मैक्सिमम उपयोग आप कर पाओगे। तो रादर देन जस्ट ट्राइंग टू टाइम कि आज ही बॉटम हो गया तो मैं आज पूरा पैसा डाल देता हूँ, आप एवरेजिंग कर लीजिए ओवर द मंथ ऑफ फेब एंड मार्च। ये सही ज़रिया है कि आप एवरेजिंग कर लीजिए। आप एक बार में यहाँ पर लमसम अमाउंट डालेंगे तो आपको एक बड़ी वॉलेटिलिटी का नुकसान भी यहाँ पर झेलना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए, SIPs के थ्रू यहाँ पर आप ETF में पैसा डाल सकते हैं। भाविक जी, आपको क्या लगता है, गोल्ड और सिल्वर ETF किसका स्ट्रक्चर ज़्यादा मजबूत है, इस वक्त कहाँ पर निवेश करना चाहिए? आपको यहाँ पर क्या लग रहा है, अगर किसी को इस वक्त चूज़ करना है तो गोल्ड या सिल्वर ETF? देखिए, आई थिंक मैं अनिंदे जी से बस काफ़ी सहमत हूँ। अगर किसी को सेफ्टी देखना है तो आई थिंक आई वुड से कि गोल्ड, अगर किसी को थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देखना है तो मैं बोलूँगा सिल्वर। तो उनकी रिस्क एपेटाइट कैसी रहेगी, बट आई वुड से कि 60-40 का रेशियो रहना चाहिए। और अगर किसी को बस एक ही ETF, आइदर गोल्ड और सिल्वर, उस दोनों में से एक ही चूज़ करना है तो मैं बोलूँगा गोल्ड। बट अगेन, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो सिल्वर की तेज़ी है वो और आगे जा सकती है, तो आई वुड से कि सिल्वर के ETF में भी बाय कर सकते हैं। और इट इज़ इम्पॉसिबल टू टाइम द मार्केट। और जैसे अभी नितिन जी ने भी बताया कि आई थिंक इट इज़ अ गुड स्ट्रेटजी कि आप आपकी जो बाइंग है वो एवरेज आउट कीजिए, ताकि आगे जाके भी अगर करेक्शन हो तो आप वन टाइम कॉस्ट नहीं होती, आपकी नीचे की प्राइस आ जाती है, तो उसकी वजह से आपकी एवरेज आउट हो सकती है। तो मैं बोलूँगा कि 60% आप गोल्ड में निवेश कीजिए। अगर अकेले ETF में करना है तो गोल्ड में, अदरवाइज से 60 और 40 ETF सिल्वर में भी कीजिए। ठीक है, 60% आप गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन यहाँ पर फंडामेंटल्स सिल्वर के भी अच्छे नज़र आ रहे हैं। हालांकि काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर भाविक जी को लगता है कि आने वाले दिनों में अच्छी तेज़ी यहाँ पर लग सकती है। अगर आपको निवेश करना है तो 60 और 40 का यहाँ पर आप रेशो रखिए, गोल्ड और सिल्वर ETF का। चलिए, इसी के साथ इस शो को यहीं समाप्त करेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर विस्तार से चर्चा करने के लिए शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। 18 नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा।